तुम सो रहे थे। नहीं गलत होता है। तुम भी दोनों जन एक ही सोफे पे अगल बगल बैठे मिलो, फिर मैं चेक करूँगा। ये पेन तुम्हारा है? लाओ, अब ये मेरा है। अब तुम पढ़ लो। बैठो, बाहर साथ में बैठो। कोई बात नहीं, बाहर बैठो साथ में। अभी पहले बाहर रहो। इस क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाहर बैठो। अभी जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है लोगों में। तो फ्रेंचाइजी मॉडल कौन बताएगा? फ्रेंचाइजी मॉडल सर इसमें कोई हम नया इनोवेशन नहीं करते हैं। दूसरे का बिजनेस है वो हम लेके खुद उससे हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा कोई इनोवेशन डिजाइन और उसमें कोई रिस्क नहीं है मेरा सर। कोई रिस्क नहीं, इतना रिस्क नहीं है जितना हम एंटरप्रेन्योरशिप में लेते हैं रिस्क। उसमें पूरा रिस्क रहता है, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, शुरू से लेकर नीचे तक रिस्क रहता है। और इसमें क्या रहता है कि मेरे पास एक नया आइडिया रहता है। नया आइडिया में कोई आइडिया नहीं रहता, पहले से वो चला आ रहा है। इसमें कम रिस्क रहता है क्योंकि लोग उसको पहले से जानते हैं। इसमें कोई इनोवेशन नहीं रहता है। ठीक है, अगर पैसा है तो हम किसी की फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस चला सकते हैं। क्या वो इंसान एंटरप्रेन्योर है जिसने फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया? वो तो है सर। ठीक है, तो अगर किसी ने मॉडल है ना, मैंने ऐसा क्रिएट किया मॉडल जिसको फ्रेंचाइजी में आप बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हरी मटर, इसको सब कुछ एग्जाम्पल समझ में आती है। मुस्कान एमईटी से पढ़ी हुई है, दिल्ली की है, हरी मटर। ठीक है, तो हरी मटर क्या है? साल में एक बार में आती है, बट
आई वांट मटर पनीर की सब्जी थ्रू आउट द ईयर, तो आप किसी ने एक जुगाड़ निकाला, व्हाट इज दैट जुगाड़? जुगाड़ इज फ्रोजन मटर, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें दो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कौन कौन है बताओ? जो बना रहा है उसके बारे में और सोचो। अगर तुम अपने घर में उस मटर को स्टोर करो फ्रिज में तो क्या होगा? क्यों? इसका मतलब देयर इज समबडी हु अंडरस्टैंड फूड टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग में कुछ करता है। तो जब मटर पैक हो रही होती है तो उसको दे मस्ट बी ट्रीटिंग दैट मटर, देन फ्रीजिंग इट एंड देन सप्लाइंग इट। तो इसमें दो लोग अलग अलग इन्वॉल्व हैं। पहला वो आदमी जिसने ये टेक्नोलॉजी क्रिएट की, that how to procure this mutton is not a business, but how to package this mutton, how to freeze this mutton, वो एक बिजनेस का पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या है बिजनेस का? हाउ टू सप्लाई दिस। और सप्लाई करके देखो बिजनेस कहाँ है? जब फ्रोजन मटर आप सप्लाई कर रहे होते हो तो होल सप्लाई चेन शुड बी अ कोल्ड चेन, बिकॉज क्यों? अगर आपने मटर को फ्रोजन को बाहर निकाला और बाहर निकाल के सप्लाई कर दिया, व्हाट विल हैपन? इसका मतलब कोल्ड चेन एक बिजनेस है, किसी ने वो भी सोचा होगा। और उसके बाद एक कोल्ड स्टोरेज फिर बॉक्स होगा जो आपकी शॉप में मटर रखने के लिए मैं रखूंगा, जस्ट लाइक अपना पेप्सी कोका कोला, करेक्ट? तो इसका मतलब बिजनेस में 2-3 पार्ट है। 2-3 पार्ट इस पूरे बिजनेस में कोई भी एक हटा दो चलेगा? क्या फार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है? कैसे? तो मटर उगा रहे तो जब बेच हो जाकर के। अगर तुम्हारे पास ये टेक्नोलॉजी ना हो तो क्या होगा? ठीक है। और अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन भेजने का तरीका ना हो तो क्या होगा? इसका मतलब बिजनेस के 2 मेन पार्ट हैं। एक पार्ट है वो टेक्नोलॉजी जिससे आप मटर को फ्रीज कर रहे हो, और एक है दूसरी वो ट्रांसपोर्टेशन जिससे वो मटर को भेज रहे हो। ना फार्मर इंपॉर्टेंट है ना कोई और इंपॉर्टेंट, करेक्ट? तो अब जिसने मटर का टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करी, ही इज द इनोवेटर। वो इनोवेटर है कि मटर को कैसे प्रोसेस करना है, उसको कैसे फ्रीज करना है, किस टेम्परेचर में रहना चाहिए, कैसे उसकी पैकेजिंग में कौन सी अंदर गैस डालनी है जिससे जब आप घर में बनाओ तब भी उसका कलर खराब ना हो, ठीक है, उसका टेस्ट ठीक आए, मीठी ही लगे। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। समबडी मस्ट हैव इनोवेटेड सम प्रोसेस इन लैब, कुछ किया होगा किसी ने। तो एक आदमी है इनोवेशन जिसने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी, और एक आदमी होगा वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वाला। ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही आदमी हो, बट पॉइंट इज एक वो आदमी होगा हु क्रिएटेड दिस कोल्ड चेन, जो कोल्ड है ना, वो सप्लाई चेन शुरू किया कि मैं आपके यहाँ से फ्रीजर से ही उठाऊंगा, अपने फ्रीजर में रखूंगा और अपने फ्रीजर से निकालूंगा, फिर इस फ्रीजर में डाल दूंगा, क्योंकि वो कोल्ड चेन टूटी नहीं चाहिए। अगर वो कोल्ड चेन टूटी तब फिर आपका बिजनेस बेकार है, करेक्ट? तो अब इस बिजनेस में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है उसका इनोवेशन का, इनोवेशन ऑफ दैट साइंटिफिक रूट जिससे आप मटर को फ्रीज कर रहे हो, और एक पार्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो आपके नेटवर्क को और आपकी सप्लाई चेन पे जाता है। तो एक में क्या हो रहा है, आपका इनोवेट करके अब आप ये किसी को भी यूज करा सकते हो एंड यू कैन स्केल दिस, करेक्ट? और दूसरा है रेप्लिकेट। सो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या हुए? इनोवेशन, स्केलेबिलिटी और एक रेप्लिकेबिलिटी। फ्रेंचाइजी मॉडल रेप्लिकेबिलिटी पे काम करती है, यही डिफरेंस है सबसे। फ्रेंचाइजी मॉडल किस पे काम करेगी? रेप्लिकेशन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास डोमिनोज को शुरू करने की एक जगह है, बट मैं जानता हूं कि अगर इफ आई स्टार्ट माय ओन पिज्जा शॉप, पीपल विल नॉट परचेज इट, बट आई हैव मनी, I have resources, and I have something to do with pizza. So what I will do, I will take a franchisee of Domino's and then I will make pizzas, correct? और मेरे लिए बिजनेस चल जाएगा। लेकिन ब्रांड किसका पिज्जा? Domino's। But if I want to become Pizza Hut, तब मैं क्या करूँ? If I want to create my own brand, तब मैं क्या करूँ? तो क्या मेरे पास ये रूट ठीक है जाने का? नहीं। तो लापिनोज पिज्जा आया ना, डोमिनोज भी था, पिज्जा हट भी था, लेकिन फिर भी लापिनोज आया और उसने अच्छा खासा मार्केट शेयर लिया हुआ है। इसका मतलब अगर आप हर बार फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाओगे तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा किसका होता है? जो फ्रेंचाइजी देता है। तो एंटरप्रेन्योर कौन हुआ? So if you are okay with a small amount of money in terms of profit,
तब तो आपके लिए ये बिजनेस करना ठीक है। लेकिन इफ यू वांट योर ओन ब्रांड, इफ यू वांट लार्जर पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट, बिकॉज आप सब मेहनत कर रहे हो, आप सारा रिसोर्स लगा रहे हो, तो फिर ये वाला रास्ता आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट नहीं करेगा। तो दूसरी प्रॉब्लम है वो है एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन का क्या मतलब है? मैंने एक अपनी पंसारी की दुकान खोली, एक जनरल स्टोर, ठीक है, एंड जनरल स्टोर इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉपीएबल बिजनेस। मैंने बोला आप भी खोल सकते हो, आपका थोड़ा छोटा होगा या आपके पास ज्यादा पैसे तो आपका थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन अगर आपने मेरे जैसे दुकान खोल दिया तो कहीं ना कहीं मेरा कस्टमर तो कटना शुरू हो जाएगा। करेक्ट? क्या इसमें कोई इनोवेशन है? नहीं। मान लेते हैं मैंने एक ऐसा बोला कि उस पूरे बाजार में कोई नहीं था, मैं कितने लोगों को अपना सामान बेच सकता हूँ, कितने किलोमीटर तक अपना सामान बेच सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20, 100 छोटे शहर वहर की अगर बात कर लो, 100 किलोमीटर से ऊपर आप क्या सर्विस दे पाओगे? नहीं। लेकिन इसी जगह आप हुंडई मोटर कार लेकर के आ जाओ, फैक्ट्री तो एक ही है, लेकिन वहीं पर अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और कम कर देते हैं और पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। तो ये कैसा है? ये स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी का मतलब आप एक ही जगह रहोगे, एक ही जगह से अपने पूरे प्रोडक्शन को कंट्रोल करोगे। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब आप एक जगह नहीं रहोगे, आप अपने प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं वहां पर आपको रेप्लिकेशन दिखेगा। पेरिशेबल मतलब पता है ना? वहां पर आपको रेप्लिकेशन दिखेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है अमूल दूध। क्या अमूल दूध कहाँ बेस्ड है? आनंद, गुजरात। लेकिन आपको अमूल दूध मिलता कलकत्ता में भी है। तो क्या वो आनंद से दूध कहाँ तक आता है? वो क्या करते हैं? फ्रेंचाइजी। वो जो प्लांट है लोकल में, उस लोकल प्लांट में अपनी टेक्नोलॉजी देते हैं, अपना इनोवेशन देते हैं पहले। उस इनोवेशन के बाद उनकी प्रोसेस ठीक करते हैं, हाउ टू प्रोक्योर मिल्क, व्हाट फैट कंटेंट शुड बी देयर, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ठीक करते हैं, उसके पैकेजिंग ठीक करते हैं, और उसके बाद उससे होने वाला प्रोड्यूस में अपना स्टैंप लगाते हैं कि दिस इज अमूल का दूध, और फिर उसके बाद वो मार्केट में बेच देते हैं। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, डेयरी का प्लांट आपका है, आप ही सब कुछ कर रहे हो, आपने बोला हमको लगाना है एक ध्यानी घी या ध्यानी दूध बेचना है। अब ध्यानी दूध जब मार्केट में बिकने जाएगा तो कंपटीशन में कौन कौन होगा? लार्ज ब्रांड्स, अमूल होगा, मदर डेयरी होगा, कोई और होगा, 4-5 ब्रांड। क्या इसके बीच में तुमको मार्केट बनाने में आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, करेक्ट। लेकिन अगर यही तुम अमूल को अपनी दे दो चिलिंग प्लांट, तब क्या होगा? सिस्टम सब आपके रहेगा। लेकिन अब दूध का कंपटीशन किसके साथ है? किसी के साथ नहीं, बिकॉज अमूल ही सबसे बड़ा प्लेयर है, तो दूध बिकना आपका क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो शुरू किया था एक्सपेंडेबल बिजनेस के हिसाब से, लेकिन देखा कि बहुत एक्सपेंड नहीं कर सकता, बिकॉज दूध का पैकेट टेट्रा पैक में करोगे तब तो इट कैन ट्रैवल अप टू 1000 किलोमीटर। लेकिन अगर नॉर्मल पॉली पैक में आप उसको पैक करते हो तो वो बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर ट्रैवल करेगा तो उसका जो बटर है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, फैट अलग हो जाएगा, राइट? समझ आता है ना? सब्जी में भी यही है। सब्जी के बिजनेस में क्या होता है? सब्जी के बिजनेस में अगेन दो लोग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आता है उगाने वाला भी, लेकिन इफ उगाने वाला इज नॉट डूइंग एनी प्रोसेसिंग, सब्जी सड़ जाती है बाजार जाते रहते, राइट? खराब हो जाती है। जो सब्जी सबसे पीछे रखी होती है, सबसे नीचे रखी होती है, वो सड़ जाती है, बेकार हो जाती है, दब जाती है, उसको कोई खरीदता नहीं है। नोबडी इज रेडी टू पे प्राइस फॉर इट। तो लोग क्या करते हैं? क्रेट्स बनाते हैं, क्रेट्स में टमाटर रखते हैं, क्रेट के ऊपर क्रेट रखते हैं जिससे वो टमाटर ज्यादा हिले नहीं, टूटे नहीं, गोभी को अलग तरीके से बांधते हैं। सो दे हैव डिवाइड्स देयर ओन मेथड कि कैसे बाजार में सामान को पहुंचाना है। हर साल सुनते हैं टमाटर खराब हुआ। नाउ समबडी केम आउट विद द आइडिया कि लेट अस क्रिएट अ टमाटर व्हिच इज ड्राइड टमाटर, ड्राइड मशरूम, ड्राइड कैप्सिकम। ये सुना है ये सब? yes. फिर एक आया, उसने बोला टमाटो का केचप बनाते हैं, टमाटो की प्यूरी बनाते हैं, टमाटो का जूस बनाते हैं, टमाटो का पेस्ट बनाते हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एक टाइम में ये टमाटर 2 रुपए किलो था और एक टाइम में ये टमाटर 100 रुपए किलो। ये जो प्राइस वेरिएशन है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि जब 100 रुपए किलो बिक रहा है तो 2 रुपए किलो वाला बेच दो, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कोल्ड स्टोरेज ज्यादा है और वो पेरिशेबल आइटम फिर खराब हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वी हैव डन समथिंग सो दैट दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू सम न्यू आइटम। तो टमाटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? प्यूरी में। टमाटर को कन्वर्ट कर दिया किसी और चीज में, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई और हमारा जो काम था वो हो गया। तो इनोवेटर कौन है? फूड टेक्नोलॉजी। फिर से वही आ गया, ऐसा आदमी हु अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, हु अंडरस्टैंड फूड,
who understand agriculture. यही लोग है ना? So बहुत बार आपको ऐसा होगा कि अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप के बिजनेसेस को शुरू करते हैं अलग अलग सोच के साथ. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं वही आज पढ़ेंगे. लड़ाई शुरू की. अरे तुम लोग एक जगह नहीं बैठा, एक सोफे पे बैठने का इसलिए इम्पोर्टेंट है. तो जरा बातें करो. तुम बताओ अपने बारे में. उस क्लास में करता है बढ़िया शायरी सब जानते हो. कहाँ है सियार अपना यहाँ पे? लड़की सियार कौन है? जाओ सुनता है यार. एक टाइप जो है ना जो इम्पोर्टेंट है आजकल वो है इंट्राप्रेन्योरशिप. इंट्राप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि किसी के अंदर में रह के मतलब काम करना. तो कोई भी अगर सेटअप अगर कोई किया हो तो उसके अंदर में रह के काम करना, मतलब उसमें रिस्क एबिलिटी नहीं होता. अगर मैं तो नौकरी तभी तो मेरे अंडर में काम कर रहा हूँ. यस सर. तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप कैसे? नहीं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स अपनी शो करना, उनके लिए वो एंटरप्रेन्योरियल काम करना जो आप शायद अपने लिए कर सकते हो, वो एंटरप्रेन्योर. कैसे? जैसे मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे उसमें कुछ नया इनोवेशन करना, मुझे नया डेवलप करना, उस बिजनेस को और आगे बढ़ाना है. जैसे हल्दीराम भुजिया के पास अपना भुजिया था लेकिन उनको समोसे निकालनी थी, उनने किसी को हायर किया जिसमें वो काम किया उनके, वो एंटरप्रेन्योर. गुड. सो बिजनेस में ऐसा बहुत बार होगा दैट यू डोंट हैव टाइम. ठीक है, तो आपका रिसोर्स है, पैसा है, सब कुछ है, बट टाइम नहीं है. एंड बिकॉज यू आर इन बिजनेस यू हैव मेनी आइडियाज. बिकॉज आप मार्केट में लोगों को जाते हो, मिलते हो, बात करते हो सबसे, राइट? सो यू आर ऑलवेज फुल ऑफ आइडियाज बट यू आर शॉर्ट ऑफ हैंड्स. तो एक नया तरीका ये निकाला गया कि इसका एग्जाम्पल एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री से आता है. ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे यूज करेंगे. तो आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, ज्यादातर लोग कोडिंग में. ठीक है, सो somebody who is able to create good code, good program, उसका वो प्रोग्राम बहुत महंगा बिकता है. राइट? अब अगर मैं गूगल एक कंपनी, राइट, और मैंने तुमको हायर किया कि भाई एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ कि मैं किसी भी लैंग्वेज में बोलूँ लेकिन जो उसका आउटपुट हो राइटिंग में वो इंग्लिश में आ जाए. अब ये ऐप तुम्हें डेवलप करना है. इफ आई टेक यू ऑन जॉब 1 लाख रुपए महीना, ठीक है, और तुमको ये बात पता है जैसे ही एप्लीकेशन बनेगा तो जॉब खत्म, तो तुमको एप्लीकेशन कितने में बनाओगे? जब तक बनाते ही रहोगे. लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि अच्छा ठीक है एक काम करो, इसको बनाओ और मार्केट में लॉन्च करेंगे, और जैसे ही लॉन्च करके प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे 20% ऑफ दैट प्रॉफिट इज योर्स. आप कितने दिन बनाओगे? सो मैंने तुमको ये पार्टनरशिप दे करके 2 काम किए. पहला तुम्हारी लॉयल्टी ली और दूसरा तुम्हारा वो जो टाइम पीरियड था, आई हैव शॉर्टेंड दैट टाइम पीरियड. ठीक है, तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, तुम्हारी लॉयल्टी बढ़ गई एंड यू आर ऑल्सो एट प्रॉफिट. बिकॉज आपको गूगल का नाम कौन देगा? कोई नहीं. क्या आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, इज इट पॉसिबल आप उसको बाजार में जाकर के बेच दो? नहीं. सो वर्किंग विद लार्ज ब्रांड्स एज एन एंटरप्रेन्योर टू क्रिएट न्यू प्रोसेस, टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. फायदा क्या है? दोनों का है. जो एम्प्लॉयर का फायदा है मैंने बता दिया. एम्प्लॉय का क्या फायदा? अभी आपको एमबीए करने के बाद यू थिंक कि अच्छा चलो ठीक है कुछ काम शुरू करता है. काम शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए? टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, और सारा नेटवर्क चाहिए, कनेक्शन चाहिए. सारा कुछ करने के बाद भी इफ यू आर एबल टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, फिर आपको पता नहीं है मार्केट का है, फिर आपको पता नहीं है ब्रांड कैसे क्रिएट करना है, आपके पास टीम नहीं होगी, आपके पास लीगल सपोर्ट नहीं है, आपके पास मार्केटिंग सपोर्ट नहीं है, ऑपरेशन सपोर्ट नहीं है, फाइनेंस का सपोर्ट नहीं है. कोई सपोर्ट है क्या? नहीं. लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर को ऐसी नौकरी मिल जाए जहां पर उसको ये सब सपोर्ट मिले बिना उसके पैसे लगाए,
तो क्या होगा उसके लिए अच्छा है। तो आईएम्स के जो लड़के हैं जिनको 20 लाख का पैकेज चाहिए, 50 लाख का पैकेज चाहिए, दोज हु आर इनटू ओनली इनटू गेटिंग जॉब, वो एक अलग ब्रीड है। लेकिन वहाँ पे आईएम्स में एक दूसरे टाइप की भी ब्रीड है। वो क्या बोलती है, मुझे अपनी नई स्टार्टअप कंपनी में 25% का स्टेक दो एंड आई विल वर्क फॉर फ्री। मैंने आईएम से एमबीए किया और उसके बाद मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन करी, 25% स्टेक ले लिया, बाकी पैसा किसका लग रहा है, कंपनी वाले का, लेकिन आइडिया किसका चलेगा, मेरा। तो अगर मैं मार्केट पे डायरेक्टली लेकर के जाता तो शायद मेरे पास ये सपोर्ट नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैं एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के साथ जा रहा हूँ, देन चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस आर समझ। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट दैट। अब इसके बाद इसको एक बार पढ़ो और फिर अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो पूछो। तो लोग पीछे दिखता है ये चमकता नहीं है। ठीक है, तो जिसमें ऐसा पार्ट जो पूछना है, इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन दोनों। फ्रीलांसर है कोई, ठीक है, जैसे मैं काम करता हूँ, तो फ्रीलांसर एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि मेरे काम में ना तो स्केलेबिलिटी है ना रेप्लिकेबिलिटी है। ठीक है, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट को डिलीवर किया, तो मेरा जितना कुछ भी है वो सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा आ रहा है, मैं किसी और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रीलांसर वाले कैसे काम करते हैं, आपने एक प्रोजेक्ट दिया, एक काम दिया, उस काम को फिनिश करेंगे, काम को डिलीवर करेंगे, उसका फिर वो नया काम ढूंढेंगे। ऐसा नहीं होता कि इस काम से फिर नया काम से और बड़ा काम से और बड़ा, तो ये स्केलेबिलिटी एक तो नहीं है, दूसरा रेप्लिकेबिलिटी कैसे नहीं है। इफ आई एम टेकिंग दिस क्लास, आप सबने सुन लिया क्लास, क्या आप ऐसी ही क्लास दूसरी ले सकते हो, क्यों, कॉपी नहीं हो सकता ये। सो दिस इज सर्विस डिलीवरी। तो सर्विस डिलीवरी जब कॉपी नहीं हो सकती है तो कॉपी क्या हो सकता है, प्रोडक्ट डिलीवरी, जो कल बताया था, इसीलिए प्रोडक्ट और सर्विस का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो इसमें प्रोडक्ट क्या लेके आ सकते हो, प्रोडक्ट ये आ सकता है कि मेरी सीडी आ जाए, मेरा एक कोर्स आ जाए इंटरनेट के ऊपर, मेरा एक स्टैंडर्ड नोट्स आ जाए, राइट। ऐसे होता है ना बाजार में, एक पेन ड्राइव हो, उसमें नोट्स भी हो, क्वेश्चंस भी हो, वीडियोस भी हो, और वो पेन ड्राइव मैं आपको दे दूं, अब देखो स्टैंडर्ड हो गया। सो मतलब whether I am taking class or not, but the level of understanding or the level of my delivery will remain same. मेरी ये क्लास यहाँ पर और उस पर पिछली क्लास में सेम क्लास नहीं हो सकती, बिकॉज मैंने वहाँ कुछ और एग्जाम्पल यूज किया होगा, यहाँ कुछ और एग्जाम्पल यूज करेंगे, वहाँ पे पेन की लड़ाई नहीं हुई थी, यहाँ पे पेन की लड़ाई हो गई थी, दोनों में बहुत डिफरेंस है, कॉमन नहीं हो सकता, राइट। लेकिन ये कॉमन कहाँ पे लाया जा सकता है, मेरी डिलीवरी में लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, बाय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस आप कितना कर सकते हो, 75 मिनट्स की क्लास लगा सकते हो, इतना ही कर सकते हो। बट अब मुझे ये नहीं कर सकता कि इस स्लाइड पे 2 मिनट रहना है, पिछली स्लाइड पे 1 मिनट रहना है, 1 मिनट में आपको ये बोलना है, 2 मिनट में आपको ये बोलना है, क्या इतना स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन इफ यू मेक माई वीडियो, इफ यू क्रिएट आंसर्स, क्या ठीक है 30 सेकंड्स का ये वीडियो है, इसके बाद 2 क्वेश्चन है, फिर उसके आंसर्स है, फिर वो पीछे का एक और वीडियो है, नाउ यू आर क्रिएटिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन, राइट। तो बायजूस ने क्या किया, स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ, सर्विस डिलीवरी में चले गए, और प्रॉब्लम क्या हुआ, मम्मियों ने बोला कि बच्चा पढ़ता है लेकिन साथ में उसका वीडियो भी चल रहा होगा बगल वाली स्क्रीन में। अंडरस्टूड। इन सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्डाइजेशन तो आप लेके आ गए, बट यू हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स हु आर नॉट एक्सपोज्ड टू द स्क्रीन टाइम्स, उनको स्क्रीन मिलने लगा, और अभी वो क्या करते हैं, इधर को चला रहा होता है, बगल में यूट्यूब भी चल रहा होता है, बिकॉज यू हैव टू गिव दैट टैबलेट, राइट। उसको टैब तो उसको देना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, और जब वो पढ़ने के लिए टैब यूज करेगा तो पढ़ेगा भी और थोड़ा सा यूट्यूब भी देखेगा। नाउ दिस इज रिस्क। सो नाउ व्हाट पेरेंट्स वांट कि नहीं, दिस सर्विस डिलीवरी एक्चुअली इज नॉट एडिंग वैल्यू टू देम, बिकॉज दे आर नॉट वाचिंग दीज वीडियोस, दे आर वाचिंग समथिंग एल्स। सो नाउ दे वांट होम ट्यूटर्स टू कम बैक। अब होम ट्यूटर्स तो बायजूस के आ नहीं सकते, तो बायजूस के लर्निंग सेंटर खुल गए। Physics wala they understood this concept, they also came out with their classes very soon,
कुछ समझ आया? Yes, sir. अगेन एग्जांपल ऑफ सर्विस डिलीवरी विद प्रोडक्ट डिलीवरी विद सर्विस। जहां आपके दोनों कंबाइन नहीं करोगे वहां पर दोनों में सस्टेनेबिलिटी में इश्यूज आता है। कई सारे बिजनेस मॉडल में ऐसे ही है, जहां पर भी लर्निंग है, जहां पर भी एक आईपीआर का इशू आता है, वहां पे इस टाइप के इश्यूज हैं। करेक्ट? समझा? तो मैं फिर आंसर पूछ सकूं? आंसर मिला? कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? एक कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो किसी कंपनी के अंदर काम करता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे एंटरप्रेन्योर वाले, बट साथ में कुछ दो चार चीजें एक्स्ट्रा होंगी। जैसे उसके पास क्या एक्स्ट्रा होगा? एक प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट होगा, ठीक है, ऑन पेपर्स, that if this product is good, doing good in the market, then I will get 15%, 20%, 10% of profit या cost या sales, जो भी फिगर है आप उसके साथ एक लिखित एग्रीमेंट में जाते हो। नो इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर। जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको उल्टा सैलरी मिलती है ना, उसको बोलते हैं ठीक है लेट मी डू सम इन्वेस्टमेंट इन यू। तो इसका एग्जांपल कैसे होता है? जैसे मान लिया मैंने जो एप्लीकेशन आपको बताया था, वो एप्लीकेशन मुझे बनवाना है, तो क्या मैं किसी एक से ही बात करूंगा? क्योंकि अगर एक नहीं किया तो 6 महीने बाद अगेन आई विल बी एट लॉस। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि कितने करोड़ों का ये मार्केट है। इफ द आंसर इज इफ द मार्केट इज ऑफ 20 करोड़, 20 करोड़ का मार्केट है, तो मैं क्या करूंगा? 10 लोग हायर करूंगा, लाख रुपए महीने का, तो कितना होगा? 10 लाख रुपीस अ मंथ, राइट? एंड आई विल गिव 6 मंथ्स। कितने पैसे लगे? 60 लाख। 60 लाख लगे। एक मैंने लड़का पकड़ा चेन्नई में, एक पकड़ा बैंगलोर में, एक पकड़ा हांगकांग में, एक पकड़ा जर्मनी में, एक पकड़ा कहीं और, एक पकड़ा कहीं और। इतने में से कोई एक क्लिक करेगा? इसका चांस तो ज्यादा है ना, और बाकी को क्या करूंगा? लाख मार के भगा दूंगा। सो इफ यू डोंट डिलीवर, क्या होगा? You will be out of job, you will be out of business, you will be out of opportunity actually. आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी कोई देगा वो? नहीं देगा। लेकिन अगर आपका क्लिक कर गया और उसका 20 करोड़ का आ गया वो काम, तो तुम्हारा कितना था पैकेज? 10%, तो फिर कितना आएगा? 2 करोड़। क्या तुमको 6 महीने में IIM से MBA करने के बाद 2 करोड़ की सैलरी मिल सकती है? आंसर इज नो। तो ये एक रिस्क एंड रिवॉर्ड का एक जगह है। अगर तुम्हारा काम क्लिक कर गया एज एन एंटरप्रेन्योर तो 2 करोड़ जल्दी नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर की तरह काम तुम्हारा चिपक गया तो फिर आपको 2 करोड़ 20 करोड़ कमाना है। समझ? तो ये जो रिस्क शेयरिंग है वो कंपनी की है, और जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो एंटरप्रेन्योर की है। ये पॉजिटिव साइड्स है इसके। डाइवर्सिफिकेशन फॉर मी एज अ कंपनी, इफ आई एम गूगल, इफ आई एम हायरिंग 10 पीपल, राइट, तो मेरे लिए डाइवर्सिफिकेशन, I am not into this app making. I am into some different algorithm. But मुझे वो आ नहीं रहा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। So what I am creating? I am creating a new portfolio. For example, agriculture companies में क्या होता है? मेरा जो सबसे ज्यादा सामान बिकता है वो बिकता है अपनी बीज, किसका? सब्जियों का, फ्लावर्स का। मेरा मेन बिजनेस वो है। Now I want to get into some kind of pesticide. Correct? क्या जो लोग बीज बेच रहे हैं उन्हीं से मैं अपना माल बिकवाने लगूं? पता नहीं। क्या उसके लिए नई टीम तैयार करूं? पता नहीं। क्या उसके लिए नए डीलर्स पकड़ूं? पता नहीं। इसका मार्केट कैसा होगा? पता नहीं। बट क्या जिसको बीज बेचते हैं उसको उस पेस्टिसाइड की जरूरत है? तो आंसर निकलेगा हाँ। करेक्ट? तो नीड आइडेंटिफिकेशन आपकी क्लियर है, बट ऑपरेशनल कैसे करना है वो क्लियर नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। यू डू एक्सपेरिमेंट विद योर प्रोडक्ट्स, यू डू एक्सपेरिमेंट विद योर प्रोसेस। जब आप लोग समर इंटर्नशिप करने जाते हो, वहाँ पर आपसे क्या करा रहा है? आपको लगता है ठीक है मौज करो, घर पे बैठो, आराम करो। इस सब के बीच में भी उसके पास 50 बच्चे होते हैं जो समर इंटर्न होते हैं उसके, और अलग अलग एरिया में काम कर रहा होता है। हो सकता है तुम 20 काम नहीं कर रहा, इस कॉलेज के बच्चे काम नहीं कर रहे, बट किसी कॉलेज के 5 बच्चे एक अच्छी रिपोर्ट, एक अच्छा इंसाइट ला के देंगे, उसको वही चाहिए। अब देखो उसको फायदा क्या है? बच्चे इंटर्नशिप कितने पैसे में करते हैं? 10,000 मैक्सिमम हो गया, या एवरेज मान लें 10,000। कितने महीने के लिए करते हैं? 2 महीने। तो एक बच्चे पे 20,000 रुपये खर्च हुआ। मेरे को 100 बच्चों को कराना है इस बार, कितने पैसे खर्च हुआ? 20,000 इंटू 100 कितने होगा? 2 लाख हो गए। 2 लाख रुपए में, लेकिन मैंने एक मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के आ गया। 20 लाख हो गए। पेस्टिसाइड मार्केट अगर 2 करोड़ का है तो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट इज ओके, राइट?
तो अगर मुझे एक सीजन में एक मार्केट के बारे में कुछ पता करना है तो मैं पता कर सकता हूँ। अगले इंटर्नशिप में मैं फिर से 20 लाख रुपए लगाऊंगा और अब की बार मैं सेल्स करूंगा, करा लूंगा सेल्स, तो 40-50 लाख की सेल्स नहीं होगी, हो जाएगी। तो मेरे 40 लाख पूरा निकल है और मार्केट भी क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर अब मुझे कोई फुल टाइम चाहिए। Now try to understand, पहले आपके पास 100 हाथ थे और 100 लोग काम कर रहे थे डेटा कलेक्शन में, मार्केट का जानने में, मार्केट का नीड असेसमेंट करने में। अगले 100 ने काम किया मार्केट में आपके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में, राइट। अभी सब कुछ हो गया 2 साल में। नाउ थर्ड ईयर में क्या करेंगे, आई विल रोल आउट दिस प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट रोल आउट करेंगे अब मुझे उसी 100 जो बच्चे आए थे उसमें से 2 बच्चे सिलेक्ट करने, जिसको पीपीओ बोलते हैं। नहीं तो करोगे और कितना पैसे पे आ जाएंगे, 50,000 पे आ जाएंगे, बिकॉज 50,000 अ मंथ इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10,000 अ मंथ इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। आपकी मेरे साथ जो कनेक्शन है वो कितनी है, 2 महीने। तुम्हारी भी एक्सपेक्टेशन 2 महीने की है और मेरी भी एक्सपेक्टेशन 2 महीने की। वी आर नॉट गोइंग इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर या लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर फ्रॉम माय पॉकेट, ऐसा कुछ नहीं करना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि I will invest it for 2 months and I will get some idea. I will invest for 2 months, I will get some product. I will invest for 2 months, I will get some sales. इसके अलावा कुछ होता है? नहीं होता। लेकिन उससे मुझे जो फायदा हुआ उसमें मेरे 2 एम्प्लॉइज की जगह बनती है। अब एम्प्लॉइज जो होते हैं वो हमेशा महंगे होते हैं। कैसे होते हैं? 50,000 रुपये महीना लेगा तो 6 लाख का पैकेज हो गया, उसका वो दौड़ता है, मतलब उसका पेट्रोल का, होटल का, इसका उसका ऑन रोल होता है कंपनी का। एग्रीकल्चर कंपनीज में ज्यादातर एम्प्लॉइज ऑन रोल नहीं है। कौन लोग आए एक्सपीरियंस वाले, है ना? ज्यादातर एम्प्लॉइज कैसे होते हैं, ऑन रोल नहीं होते, ऑफ रोल, मतलब सीजन पे ही काम करते हैं। जिस समय ज्यादा बिकवाना होगा हम हायर कर लेंगे मार्केट से, और ज्यादातर हर साल उन्हीं लोगों को हायर भी करते हैं कि भाई इस बार बीज बेचना है, फर्टिलाइजर बेचना है, क्योंकि उनके ड्यूरेशन है 3 महीने 6 महीने। तो कंपनीज कैसे सोचते हैं, अगर आप कंपनी ओनर तो क्या सोचोगे, हम 12 महीने की सैलरी क्यों दें जब 2 ही सीजन में काम होना है। सेल्स का काम कब होता है, सीजन शुरू होने से पहले। तो 1-1 महीने 2-2 महीने का ही तो काम है। फर्टिलाइजर का काम जब कब शुरू होता है, जब सीजन चल रहा है, ठीक है। किसी और चीज का काम कब होता है, जब वो हार्वेस्ट हो चुका। तो सीजन बटे हुए हैं प्रोडक्ट्स। तो कंपनीज कैसे हायर करती है, पूरे साल में 4 महीने के अगर मुझे तुमसे काम कराना है, why I should pay you for 8 months? So they are, for them it's okay, correct? But for person who are working there, उसके लिए तो वो ठीक नहीं है ना। तो इंट्राप्रेन्योरशिप में आपको ये डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। आप अपने जितने टाइप के काम कराना चाहो करा सकते हो सादगी से। मेरे लिए फायदा क्या है, मैं जितने टाइप के काम करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। So example, a company is into some kind of seed, I can give a new product on pesticide. If they are into pesticide and so many things, I can give new examples of mechanization. हम उसमें ड्रोन लेकर के आ सकते हैं, छोटे ट्रैक्टर लेकर के आ सकते हैं, मैकेनाइज फार्मिंग कैसे करते हैं, आई विल टॉक अबाउट इट, करेक्ट? कुछ समझ में आया? इनोवेटिव अप्रोच बता दिया। रेस्टोरेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेरा एक बिजनेस है ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा है। नाउ आई एम बिजी विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट आई नो कि टाटा नैनो का भी एक मार्केट है। तो मैं क्या करूंगा, एक अच्छा आदमी पकड़ूंगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, एंड आई विल से दिस business is not going good. You turn around this business. If you are able to turn around this business, I will make you CEO of that company. तो अब क्या हो गया, एक जिसमें मैं अपना टाइम ज्यादा नहीं लगा सकता, because large part of my profit is not coming from there, वो मैंने किसी एक को दे करके उसको वापस ट्रैक पर ले आए। तो एग्रीकल्चर में ये कैसे होता है, जैसे भिंडी का बीज है, टमाटर का बीज है, मूली का बीज है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्लाइमेट के साथ ना मैच करने लगते हैं। तो एक टाइम में आपको ईल्ड अच्छा देंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो वैरायटी अच्छा ईल्ड नहीं देगी, नया वैरायटी चाहिए। तो अब जब नया वैरायटी चाहिए तो बनाएगा कौन, वो है नहीं बनाने वाला। तो पुराने वाले बीज जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, ईल्ड को डिक्लाइन करना शुरू करेगा, और उस जगह आपको एक नया ईल्ड वाला वैरायटी फिर चाहिए। तो इसका मतलब कि जो वहां पर रिसर्च और इनोवेशन जो लैब है, they are always busy because वो कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। So what we can always do is if whenever we feel that okay this variety is not going out of market, that going out of scope, let us try something new. तो वो वाला काम किसी दूसरे को पकड़ा दिया और खुद जिस काम में लगे हुए थे वो करा जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट है।
कैलकुलेटेड रिस्क है। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब अगर हम 20 करोड़ के मार्केट के लिए 40 लाख 60 लाख रुपीज मेरा खर्चा हो रहा है तो 60 से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट दिस रिस्क, व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस एंड व्हाट इज माय मैक्सिमम प्रॉफिट। इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट मैक्सिमम लॉस तो हमको पता है कि हमको कहां तक जाना है, राइट? कुछ पूछना है? इसको एक बार पढ़ो, जितने मैंने पॉइंट्स बताए वो लगभग सब इसी में कवर हो रहे हैं। सेक्शन ए के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यहीं से आएगा और सेक्शन बी के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस जो लिखने वाले होते हैं, बेसिक आइडिया वो यहाँ से आएगा। इसको थोड़ा वो हो सकता है क्या? बस ठीक है। एनी पॉइंट वेयर यू फील कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए? Ready? Last moment क्या बोलते हैं? Unlike entrepreneurs, inside entrepreneurs operate under the level of their organization. तो किसी के नाम के अंदर ही तो काम करोगे, है ना? और जो रिस्क है वो कौन लेगा? विद नो रिस्क और रिवॉर्ड अटैच। रिवॉर्ड होता है ना? लेकिन रिस्क ऐसा कोई बहुत अटैच नहीं होगा। अगर कंपनी का नाम नहीं डूबेगा, आपकी कंपनी का भी अंदर काम कर, उसका एक लेबल लगा हुआ है। आप गूगल के अंदर गए और अपना काम शुरू किया, ये बात बाहर आएगी क्या? कंपनी डूब जाएगा तो मुझे पता लगेगा तुम्हारे बारे में, अच्छा करेगी तो तुम्हारे बारे में पता लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट? आपने एक ब्रांड पकड़ा, ब्रांड के अंदर अपना एक प्रोडक्ट लेकर के, प्रोडक्ट बहुत अच्छा करेगा तब भी ब्रांड का ही नाम होगा, तो यही उसका नेगेटिव फ्लिप साइड है। तो इफ यू आर इन अ माइंडसेट कि नहीं मुझे मेरी कंपनी, मुझे मेरा ब्रांड, ऐसा कुछ सोचते हो, देन दिस इज नॉट अ गुड प्लेस। ये उनके लिए ठीक है who have good idea but they don't have resource and they want to earn money। तो मुझे कोडिंग आती है, मुझे स्किल आता है, मुझे बीज बनाना आता है, तो मैं किसी कंपनी के पास जाऊँगा, अपना बीज बना सकते हो, नहीं बना पाऊंगा, डोंट हैव लैब, रिसोर्स, फाइनेंस, बहुत सारी चीजें नहीं। तो हम किसी कंपनी के पास गए विच इज ऑलरेडी इनटू दिस फील्ड, उसके लिए बनाया एंड देन सेल इट। यही तो करो। आजकल बिजनेस कैसे करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे काम करते हैं? आपके छोटे बिजनेस को खरीदते हैं, उसकी वैल्यूएशन लगाते हैं और फिर खरीद लेते हैं अपने पैसे डाल करके। ठीक है, आप अपने पास 20% रखते हो, 10% रखते हो, या कुछ नहीं रखते हो, पूरा बिजनेस उठाया, पूरा बेच दिया वैल्यूएशन के बेसिस पर, राइट? जिसका था उसके बारे में किसी को कोई फर्क पड़ता है? ब्रांड के साथ प्रॉब्लम यही है, अंदर कौन है किसी को कुछ नहीं पता। तो ये इसका एक फ्लिप साइड है। लेकिन अगर आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना है, देन दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू स्टार्ट। जैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस में है, फ्रेंचाइजी बिजनेस में नाम हमेशा किसका होगा? पिज़्ज़ा हट का ही होगा, डोमिनोज का ही होगा। यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन ब्रांड इनसाइड एनीवन एल्सेस ब्रांड, वो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए अलग बिजनेस मॉडल चाहिए, अलग माइंडसेट चाहिए, अलग तरीके का रिसोर्स चाहिए। बाकी आपके पास आइडिया है, आपके पास ट्राई करना है, टेस्ट करना है, पैसा नहीं है फिर भी करना चाहते हो, एक तरीका।
इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इकोसिस्टम का मतलब है वो एरिया, वो एनवायरनमेंट जहां पर आप काम कर रहे हो। सो एक एंटरप्रेन्योर के लिए एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। उसको अगर सरकार से मदद ना मिले, उसको अगर कल्चर का पता ना हो, उसको लोगों के बारे में ना पता हो, लोगों की प्रेफरेंस के बारे में ना पता हो, उनकी इनकम के बारे में ना पता हो, लोग कितना पैसा खर्च करते हैं उसके बारे में ना पता हो, उसको फाइनेंस ना मिले बैंक से, उसको मार्केट का अंदाज ना हो, मार्केट में कैसे बिकता है, लीगल क्या चीजें चाहिए, लाइसेंस किस चीज का चाहिए, ये ना पता हो, तो क्या वो एंटरप्रेन्योर काम कर सकता है? नहीं। तो व्हेन वी से कि गवर्नमेंट की पॉलिसी शुड बी सपोर्टिव, इसका मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए व्हाटएवर यू रिक्वायर, इफ यू रिक्वायर ट्रेनिंग सपोर्ट, इफ यू रिक्वायर मार्केट सपोर्ट, इफ यू रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट, everything should be given by government. So when we talk about government policy, regulatory framework, funding, finance, culture, mentor, यूनिवर्सिटी का ये पता है आपको क्या होता है? इंक्यूबेशन सेंटर्स जो होते हैं, अटल इनोवेशन मिशन, ये वो है। एजुकेशन, ट्रेनिंग, ह्यूमन कैपिटल वर्कफोर्स, ये कौन है? जो आपकी कंपनी में काम करे, आपके साथ काम करे, वो ट्रेंड मैन पावर चाहिए। और फिर लोकल और फिर ग्लोबल मार्केट, इस सब के बीच में ये इम्पोर्टेंट है कल्चर। कैसे? कल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, बाकी सबसे अलग है? एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ये कल्चर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, और कंपनी के अंदर भी कंपनी के बाहर। जब इंसान का थॉट प्रोसेस इनोवेटिव है, अगर अनटिल वो एनवायरनमेंट चाहे अंदर हो चाहे बाहर, अगर उस थॉट प्रोसेस को इनोवेशन सपोर्ट नहीं करेगा तो आदमी काम नहीं कर सकता। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स उसकी उतनी नहीं डेवलप होंगी या वो उतना काम नहीं कर पाएगा। उसका पर्टिकुलर जो इनोवेशन है वो अगर एक किसी जिसका जो भी उसका विजन है, अगर उस कल्चर के साथ वो मैच नहीं करता है तो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका इनोवेशन, आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोसेस, व्हाटएवर यू थिंक कि ये मेरा चलेगा, इफ इट इज नॉट अलाइंड विद लोकल का कल्चरल जो चीजें हैं वहाँ की, जो कल्चरल स्कोप है, तो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आता है साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में केरल में, वहाँ पे क्या है, लोगों के पास बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, सबके पास नारियल के पेड़ होते हैं। एवरीबडी इज लाइक नारियल तोड़ना है और फिर उसको बाजार में बेच देते हैं लोग। इट्स अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है और कैश फ्लो एक्टिविटी है। होता क्या है, कुछ एरिया ऐसे हैं केरल के जहाँ पर लेडीज का पेड़ पर चढ़ना, नारियल के पेड़ पर चढ़ना कल्चरली ठीक नहीं माना जाता। बोलते हैं कि लेडीज पेड़ पे नहीं चढ़ सकते कल्चर के हिसाब से। इट्स नॉट अबाउट कि वो चढ़ नहीं सकते, फिजिकल एबिलिटीज की बात नहीं यहाँ पर। इट इज अबाउट कि चढ़ना नहीं चाहिए, कल्चर बोलता है चढ़ना नहीं चाहिए। नाउ वी ऑल नो कि साउथ इंडिया में तो केरल में क्या हुआ कि एक केस है, मतलब कोकोनट बोर्ड का केस है, विल शेयर विद यू। तो वहां पर क्या हुआ कि ज्यादातर जो फैमिली मेंबर्स है मेल, दे गो टू गल्फ कंट्रीज फॉर देयर जॉब्स। ठीक है, एंड फीमेल्स आर अलोन एट होम, एंड कल्चरल फाउंडेशन की वजह से दे आर नॉट एबल टू प्लग देयर कोकोनट। सो एवरी ईयर व्हाट वाज हैपनिंग, दे वर एक्चुअली लूजिंग मनी आउट ऑफ इट। क्योंकि अगर आप तोड़ नहीं रहे हो, अपने आप गिर रहा है तो सूख के गिरता है, तो उसके अंदर फिर कुछ बिकता बचता नहीं है बिकने के लिए। सो द प्रॉब्लम इज दे वर एक्चुअली लूजिंग देयर कि भैया ये कैसे होगा, इसको कुछ काम को शुरू करना चाहिए। सो व्हाट हैपेंड कि बिहार से बहुत सारे मजदूर जो जाते थे वहां पर, तो दिन में अपना ये सब काम करते थे, बट देन एक बल्क हायरिंग शुरू हुई कि तुमको कोकोनट ट्री से कोकोनट तोड़ना है, एंड मेनी फैमिलीज हैव हायर्ड देम। ठीक है, तो वो 10-15 लोग एक साथ यूनियन के हिसाब से होते थे, जाते थे पूरे फील्ड में एक दिन के लिए, सारे पेड़ पे चढ़ते थे और तब तोड़ते थे और नीचे ले आते थे, उसको जाके बाजार में बेच देते थे। उनकी दिहाड़ी होती थी कि भाई इतने का बेचोगे तो इतने पैसे तुमको मिल जाएगा। दिस वॉज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, बट देन फ्यू केसेस केम अप, जिसमें क्या हुआ, वो जो लोकल मजदूर था बिहार वाला जो वहाँ काम करता था, सीजनलिटी पे जाता था, दे स्टार्टेड मैरिंग दीज लेडीज। तो उसने क्या किया, वहाँ पे शादी करना शुरू किया। एंड व्हाई दिस मैटर केम अप इज क्योंकि कुछ लेडीज का वहाँ पे मर्डर हो गया। समझ आया कुछ? तो लेडीज का मर्डर क्यों हुआ? क्योंकि वो कोकोनट ट्री पे चढ़ नहीं सकती कल्चर की वजह से। क्योंकि आपने पावर किसको दे दी ज्यादा? बाहर से आए हुए माइग्रेटेड मजदूरों को।
और जब माइग्रेटेड मजदूरों को आपने ज्यादा पावर दे दी तो उन्होंने अपना यूनियन बना लिया। यूनियन बना करके उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि इनके हस्बैंड्स और बेटे वो तो वहां रहते नहीं ज्यादातर, दे आर अलोन, सो लेट मी लेवरेज इट आउट। और लेवरेज करके जो बड़े बड़े कोकोनट के बागान थे उसको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, बिकॉज आफ्टर मैरिज बीवी की जो संपत्ति है वो किसकी है, और पति कौन है, समझ गए? ठीक है, रियल केस। चलो ये थोड़ा सा टिपिकल है, अभी वो तो नहीं है तुम्हारा गैप का टाइम, टाइम हो गया सर, अब लीजिए आपकी। आपकी जो क्लास 10 मिनट का गैप।